धन्यवाद। ठीक, बोलिए बोलिए, प्लीज स्पीक। डिप्टी चेयरमैन साहब, महत्वपूर्ण इस मुद्दे जो यहाँ आज उठाए गए हैं कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से, मैं सबसे पहले जिन सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनका जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आए हैं और कुछ मांग भी किए हैं और कुछ क्लेरिफिकेशन भी मांगा है, मैं उसको सीमित समय में बताने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो पूरे जो सवाल है उसको मैं समेटने का कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सा मेंबर्स का क्वेश्चन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और कुछ अलग से उसको मैं जवाब भी दूंगा। सर, सबसे पहले तो हम जितना अच्छा कार्यक्रम या उसका प्लानिंग डिज़ाइन जितना भी हो, जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, उसका ज़मीनी पर कार्रवाई नहीं होगा, क्रियान्वित नहीं होगा, तब तक अच्छा पॉलिसी प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी अच्छा पॉलिसी तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पास एक मानचित्र क्लियर होना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। 2005 में जब ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था लोकसभा में, उस समय मैं भी कुछ दूसरे सदस्य में था, वहाँ पे लोकसभा में मैं मेंबर था, तो मैंने भी वहाँ बहुत ही अपने तरीके से उस चर्चा में भाग लिया था और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मुताबिक, ह्यूगो फ्रेमवर्क के मुताबिक हर देश को एक कानून बनाना था जिसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तय करना था। उसके मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया, जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और राज्य में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसका अध्यक्षता मुख्यमंत्री होता है, और जिला में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसका चेयरमैन वहाँ का डीएम, कलेक्टर या डीसी होते हैं। तो 3 स्तर पर इसका एक व्यवस्था बनाया गया है और आज चल रहा है। और अभी किसी सदस्य ने जो कहा कि इसका अलग से विभाग बनाना चाहिए, उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्लानिंग प्रोसेस डिजाइनिंग सारा एनडीए में करते हैं, लेकिन इसका रेस्पॉन्स उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए गृह मंत्रालय के पास डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन के तहत हम काम इसलिए करते हैं कि सारा ताकत और सारा फोर्स होम मिनिस्ट्री के हाथ में होता है, और जब रेस्पॉन्स करना होता है, कहीं जब दुर्घटना होता है, कहीं एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तो होम मिनिस्ट्री क्योंकि उसके पास फोर्स है, तो वह होम मिनिस्ट्री नेचुरली इस चीज़ को संभालना पड़ता है। इसलिए इसको रेस्पॉन्स के तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट गृह मंत्रालय को दिया गया है, लेकिन प्लानिंग प्रोसेस ऑलरेडी वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रहा है। और दूसरी बात, अब पिछली साल जब सेंदाई डिक्लेरेशन हुआ था, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी गए जापान में, वहाँ अगले 15 साल का कार्यक्रम तय किया। उस कार्यक्रम के मुताबिक मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पहला देश है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पूरी अच्छी तरह से, इतना अच्छा किताब है, बड़ा उसका वॉल्यूमिनस है। मैं माननीय सदस्यों को भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप समय निकाल करके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को आप अगर एक राउंड आप पढ़ेंगे तो आपको भी एक एहसास होगा कि सरकार कितना गंभीरता से ये प्राकृतिक आपदा को ले रहे हैं। और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस साल भारत में पहली जो सेंडाई डिक्लेरेशन के बाद एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर को लेकर के एशिया का जो सबसे बड़ा एशिया और पैसिफिक उसका जो बैठक होगा वो नई दिल्ली में इसी साल नवंबर को होने वाला है। उससे भी बहुत चीज़ सामने में आएगा। उसके बाद अभी आप बाद में क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं, Let him complete. बाद में आप क्लैरिफिकेशन Not interrupt now. Let him complete. No. Bhattacharya ji, don't do that, please. उसके बाद मैं, क्योंकि मैंने ब्यौरा और टोटल कितना पैसा एलोकेशन किया, कितना इसका नुकसान हुआ, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में दे चुका, इसलिए उसको दोहराने का मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। एक इशू जो सारा सदस्य ने ये कहा है कि डिजास्टर जो है ये बहुत बड़ा एक आपदा का मामला है, उसमें केंद्र सरकार डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं, राज्य को आप प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल क्यों ठहराते हैं, ये आप सबको जानकारी है हमारे देश का व्यवस्था।
पैसे किसको मिलना चाहिए, किसका मौत हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, इसके आकलन राज्य सरकार ही कर सकता है। केंद्र सरकार सीधे सीधे अपने हाथ से पैसे नहीं बांट सकता है, वो राज्य सरकार को ही देना पड़ेगा। और सारे का सारा आकलन भी राज्य सरकार का माध्यम से ही केंद्र को करना पड़ता है। इसलिए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट कहने का अर्थ ये है कि हम उससे हाथ नहीं खींच रहे हैं, हम इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम दूर नहीं भाग रहे हैं, बल्कि हम राज्य सरकार को आगे रख करके उनके साथ साथ हम साथ में चलना चाहता है। ये इसी का एक स्पिरिट का ये भाव है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकारों को दो तरह से मदद मिलता है जब प्राकृतिक आपदा आता है। सबसे पहले स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, उसके मुताबिक साल के पहले ही महीने में एक साल का जो आधा पैसा है वो पहले से ही हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं, ताकि जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो पैसे मांगने के लिए केंद्र को लिखने ना पड़े। वो पैसे पहले से ही राज्य सरकार को दिया जाता है और उसके बाद उसको यूटिलाइजेशन करने के बाद तो दूसरा जो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो ऑटोमेटिक जाता है, लेकिन नियम के मुताबिक उसको दिखाना पड़ता है कि हमने खर्चा कैसे किया। यहाँ से कोई उसका इंटरवेंशन या कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का अपना मर्जी से वो जैसे जरूरी है वो खर्चा करते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल टीम का कुछ सदस्य ने यहाँ जिक्र किया, उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, मैं उसको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। जो इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेजते हैं वो स्टेट का पैसा कैसे खर्चा किया उसको देखने के लिए नहीं जाते हैं। वो जो स्टेट को पैसा दिया है अगर वो काफ़ी नहीं है, राज्य सरकार कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसे हैं, वो खर्च करके ख़त्म हो गया, तो आपको सेंट्रल से अलग पैसा और चाहिए, तब जाकर के गृह मंत्रालय का एक जॉइंट सेक्रेटरी का अध्यक्षता में एक सेंट्रल, हाँ आ रहे उसको बता रहे। आई एम कमिंग टू द, After you finish, sit down. No, let the minister finish his speech. No. Let the minister finish his speech. No, I am not allowing. I am not allowing that. Let the minister finish his speech. Let the minister finish the speech. Sit down. No. अगर इनको क्लैरिफाई नहीं है तो माननीय सदस्य बाद में आप क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा वो आप बात को पूरा होने दीजिए। जो आप, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूं सर, चेन्नई फ्लड में अगर आपने 25,000 करोड़ अगर मांगा है, उसमें आप रोड का भी पूरा डाल देते हैं, ब्रिजेस का भी डाल देते हैं, सारा घर का भी डालता है, तो उसमें एक प्रक्रिया है कि जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान होता है उसको होम मिनिस्ट्री नहीं देखते हैं, उसका हर मंत्रालय में रोड का विभाग है, मेडिकल विभाग है, अलग से सबका दिया हुआ है। लेकिन जो होम मिनिस्ट्री का जो एनडीआरएफ सच देता है वो उसमें प्रिस्क्राइब्ड आइटम्स है जो फाइनेंस कमीशन ने अप्रूव किया है कि ये आइटम जो है आप एनडीआरएफ के तहत दे सकता है। वो प्रिस्क्राइब्ड आइटम्स के अंदर ही हमको काम करना पड़ता है। सर आप तो बहुत ही सीनियर सदस्य हैं और आपको ये पूरा नियम मालूम है कि रोड कंस्ट्रक्शन का मंत्रालय अलग है, वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट अलग है, इस तरह से अलग अलग व्यवस्था तो बना हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री जो एनडीआरएफ देता है दैट इज रिलीफ कंपोनेंट, और यह मानता है कि जितना भी रिलीफ देते हैं वो काफ़ी नहीं होते हैं, इस चीज़ को हम लोग मानते हैं। इसलिए वो जो इमीडिएट रिलीफ जो देते हैं दैट इज आपको टेम्पररी रिलीफ होते हैं। होम मिनिस्ट्री से जो रिलीज करते हैं, गृह मंत्री का अध्यक्षता में जो हाई लेवल कमेटी चेयर करता है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर उसमें मेंबर होता है, वो जो गृह मंत्रालय से जो देता है वो टेम्पररी रिलीफ है। ये पूरा का पूरा जितना डैमेज हुआ है उसका भरपाई करने के लिए नहीं है। इसलिए वो जो आप जो सबमिट करता है और आप कहते हैं कि उसका मुकाबले आपने कम दिया है, ये आंकड़े में फर्क का यही कारण है। दूसरा, क्लाउड बर्स्ट के बारे में काफ़ी सदस्यों ने इसको जिक्र किया। हम मानते हैं कि क्लाउड बर्स्ट को पूरा डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास आज के दिन में टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए कि क्लाउड बर्स्ट जो है 10 सेंटीमीटर पानी अगर 1 घंटे के अंदर में छोटा सा इलाका में अगर वो डेवलप हो जाता है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। सैटेलाइट से उसको, क्योंकि वो 1 घंटे से 3 घंटे के अंदर में फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको सैटेलाइट से बता करके लोगों तक हम इतना जल्दी से खबर देने का हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है।
ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं है, नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज एवर एबल टू प्रेडिक्ट क्लाउड बर्स्ट। ये टेक्नोलॉजी विश्व कोशिश कर रहे, सारा साइंटिस्ट लगे हुए हैं। हमने भी यहाँ में पूरा देश का जितना साइंटिस्ट लोगों से हमने मुलाकात किया और ये अपील किया कि क्लाउड बर्स्ट को डिटेक्ट करने के लिए और फोरकास्ट करने के लिए आप कोशिश कीजिए। कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमने एक्स बैंड राडर लगा के रखा है, जिससे ये कम से कम कोशिश किया जाए, कम से कम 3 दिन का अंदर में हम क्लाउड बर्स्ट का फोरकास्ट कर सके। जैसे कि साइक्लोन का हम फोरकास्ट करते हैं और लाखों लोगों को मरने से हम लोग बचाते हैं, क्योंकि सही समय में हम लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया जाता है। उसके पास हमारा फोरकास्ट का सिस्टम है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट जो है ये खास करके हिमालयन रीजन में, हमारा अभी हिमालयन रीजन से जितना सांसद हिमाचल के, हमारा उत्तराखंड के और जो हिमालयन रीजन के बारे में और बाकी सांसदों ने भी कहा है, इसके लिए हम लोग कोशिश करें कि क्लाउड बर्स्ट जो अचानक इतना बड़ा आपदा आते हैं उसको रोकने के लिए साइंटिफिक रिसर्च का जो कोशिश कर रहे हैं वो हम लोग लगे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अलावा अवेयरनेस जो होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस कैसे दिया जाए, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा होता है तो सबसे उसका नुकसान गरीबों को होता है और हर लोगों को उसके एक सक्षम कैसे बनाया जाए कि किसी भी प्रकार का आपदा आने से वो अपने आप को कैसे बचा सके। इसका ट्रेनिंग देने के लिए हमने जितने भी हिंदुस्तान के जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट से हमने संपर्क साधा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी हमने इसका स्टडी सेंटर शुरू किया है, वहाँ से एमफिल पीएचडी का डिग्री देने का भी शुरू किया, ताकि हम रिसर्च कीजिए, लोगों तक पहुँचना चाहिए। और उसका अवेयरनेस कैंपेन के लिए मैं खुद हमारा प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, हम लोग का जो टीम है वो इतना अच्छा काम किया है। मैं अपना नाम कमाने के लिए और अपने आप को तारीफ करने के लिए अपना मुँह मियाँ मिट्ठू तो मैं नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन इस बार पूरा ग्लोबल कम्युनिटी ने हिंदुस्तान के जो एफर्ट्स हैं उसको तारीफ किया है। इसलिए यूनाइटेड नेशन, जो सब जानता है कि यूनाइटेड नेशन का जो कोई अवार्ड या कोई होता है उसको हम लोग इज्जत देते हैं। और मुझे, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं अपना नाम ले रहा हूँ, मुझे एक इस काम में करने का वजह से पूरे एशिया पैसिफिक में पहली बार किसी हिंदुस्तानी को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का चैंपियन डिक्लेयर किया मुझे। ये हम लोग ने, क्योंकि मैं ये दावा तो नहीं करता हूँ कि हम पूरा ठीक कर दिया, लेकिन हमारा कोशिश जेन्युइन है। हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो एफर्ट है, वो हम दिल से हम पूरा लगा के हम इसको मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का अध्यक्षता में, राजनाथ सिंह जी का हमारे नेतृत्व में होम मिनिस्ट्री, हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एक भी जान अगर जाए तो उसका बहुत ही क्षति सबको लगता है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये नुकसान जान मान का ना हो। आंकड़ा तो मेरे पास अभी जो आया है मैं वो बता सकता हूँ, लेकिन उसको मैं, आप चाहे तो मैं उसको आपको अलग से दे दूंगा। अब मैं एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको शेयर करना चाहता हूँ। जो पहले हमारा दियो साहब ने जो क्वेश्चन किया है कि आपने सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में आपने जो कहा है कि जो इंटर रिवर लिंकिंग, जो एक दो सदस्य ने भी कहा है कि सरकार का तरफ से तो कह चुका है कि इंटर लिंकिंग रिवर होना चाहिए फ्लड और ड्रॉट दोनों से बचाने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात ने तो शुरू किया है और कुछ राज्यों ने भी इसका प्रक्रिया आरंभ किया है। हम तो ये चाहते हैं कि सारा राज्य जो है इसको कोशिश करे ताकि ना फ्लड आए ना ड्रॉट आए और सूखा में भी पानी मिले, और अगर फ्लड आए तो उसको पानी को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा विप्लव जी ने ये सवाल जो किया है कि हम लोग वहाँ जाकर के सेंट्रल मिनिस्टर टीम जो है, हम क्यों असेसमेंट करता है, सेंट्रल टीम को क्या पता है, और सेंट्रल टीम जो है स्टेट से पैसे भेजने, अगर एस्टिमेट भेजता है उसको क्यों काट देते हैं। उसमें मैं विप्लव जी को बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल टीम जो जाते हैं वो सिर्फ स्टेट का साथ में एक जो वास्तविकता क्या है सिचुएशन में उसका जानकारी के लिए ही जाता है, वो अलग से कोई स्टडी करने नहीं जाते हैं। और जो पैसा वहाँ से आप भेजते हैं राज्य से, उसको जो एडमिसिबल है, जो फाइनेंस कमीशन ने जितना आइटम्स तय किए हैं उसी आइटम के मुताबिक जो एडमिसिबल है वही तय करते हैं। अपने अधिकारी मर्जी से वो पैसा काटता नहीं है,
और वो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम में सिर्फ गृह मंत्रालय का नहीं है, नेतृत्व गृह मंत्रालय का जॉइंट सेक्रेटरी जरूर करते हैं, लेकिन उसमें बाकी मंत्रालय से भी उसमें सदस्य जाता है। और उसके बाद में विप्लव जी के बाद में राजा साहब ने, माननीय डी राजा साहब ने, जो डी राजा साहब तो हर सवाल उसका तो होता ही है, हर इशू पे वो बोलते ही हैं। मैं तो हमेशा इनको बोलता है कि आप सजेशन जब देता है हम सीरियसली लेते हैं, कि आपने जो NDRF का आप बोलता है कि वाई सेंटर डिलेज इन रिलीजिंग द फंड। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिले इन रिलीजिंग द फंड, एज आई हैव स्टेटेड the fund is placed in the very beginning of the financial year itself, whereby the state government can use the allocated amount as and when it is required. And whenever the fund is exhausted, they have to show the utilization certificate, and the second installment is released as per the laid down norms. और हमारा जो AIDMK के नवनीता कृष्णन जी ने जो कहा है कि जो चेन्नई फ्लड के बारे में, वो तो हम भी सराहना करते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड डन ए वंडरफुल जॉब इन द होल एंटायर एफर्ट इन द रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, एंड एट द सेम टाइम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो वेंट टू तमिलनाडु, एंड द सेंट्रल टीम, आवर NDRF टीम, आवर paramilitary forces and the army also, we had deployed as per the demand and requirement of the state government. So we have to understand that state government needs more support. We are giving support for the capacity building. At the same time, we never lag behind in extending the support, but the state government has done a wonderful job in the whole operation. उसके बाद विशंबर प्रसाद निषाद जी ने कुछ नाव के बारे में बात की है, नाव की कमियों के बारे में, और नेपाल से जो पानी आता है वो बहुत विस्तार से, मेरे पास तर्क भी है, बताने का आंकड़ा भी, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन नेपाल के साथ हमारा बहुत अच्छा, हमने एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया गया है, और नेपाल में जितना भी जो बांध बनाया हुआ है, वहाँ से जब कोई बारिश आता है, वाटर का जो उसका कैपेसिटी वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसका वार्निंग सिस्टम का प्रावधान हमने बना कर रखा हुआ है, ताकि बिहार, यूपी खास करके और पीछे जाके पश्चिम बंगाल तक इसका नुकसान कम हो। पानी तो प्रकृति का चीज़ से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको रेगुलेटेड फॉर्म में कैसे सही समय से रिलीज होना, जानकारी पहुंचना चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार को खास करके बहुत नुकसान होता है, इसका हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है, और समय समय में हम लोग इसका भी आधिकारिक रूप से नेपाल के साथ चर्चा करते हैं। जहाँ तो नौ एक्स्ट्रा देने का सवाल है, ये जैसे हमने कहा कि राज्य सरकार के पास हमने पैसे दिया हुआ है, और लॉन्ग टर्म प्लान के मुताबिक राज्य सरकार भी इस क्षेत्र में काम करे। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आपको जो भी इस क्षेत्र में आपको सफलतापूर्वक आप काम करते हैं, तो हम लोग उसको मदद भी देते हैं। और तिरुचि शिवाजी ने जो एक लॉन्ग टर्म प्लान का जो बात यहाँ में उठाए हैं, लॉन्ग टर्म प्लान मैंने जैसे पहले बताया कि आप जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जो विश्व का सबसे पहला देश बना हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री ने रिलीज किया था, वो कागज किताब आप जरूर पढ़िएगा, तो आपको उसमें ज्ञान मिल जाएगा कि भारत सरकार ने कितना व्यापक रूप से एक लॉन्ग टर्म हमने प्लानिंग को सामने में रखा है। वीर सिंह जी ने ये साइक्लोन और फ्लड्स के बारे में जिक्र किया। साइक्लोन का ज़्यादा इफेक्ट जो है वो कोस्टल रीजन में होता है, और कोस्टल रीजन को हमने खास करके सुनामी से लेकर के साइक्लोन का जो इफेक्ट होता है उसके लिए, और ख़ास करके कोस्टल में भी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ट्रेडिशनली द मोस्ट इफेक्टेड स्टेट्स रहा है। तो वो दो स्टेट के लिए खास करके हमने जो योजनाएं चलाए हैं, आप अगर जानकारी चाहता तो मैं उसको विस्तार से अलग से बता सकता हूं, क्योंकि काफ़ी सारा हमने प्रोग्राम चलाया, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ने अच्छा काम भी किया इस क्षेत्र में, और साथ साथ तमिलनाडु को भी हमने इसमें सहायता देने का उसमें प्रावधान रखा है। हामिद हसन साहब ने कंपनसेशन के बारे में कहा है, और इंसेंटिव के बारे में कहा है, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन में किसी प्रकार का कमी नहीं है। और उसके बाद जो इंसेंटिव से मैंने जैसे कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंसेंटिव देता है वो डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट आप कितना यूज़ करता है, और आप कितना आपका रिपोर्ट और कैसे आपका प्रोग्राम है, इस पर डिपेंडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से मर्जी से किसी स्टेट में डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाता है, क्योंकि स्टेट को मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है, दर्द कहाँ है, और राज्य सरकार को पता है। आनंद भास्कर रापोलो जी ने
एक साइंटिफिक अप्रोच का बात किया है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि साइंटिफिक अप्रोच के बिना हम डिजास्टर को हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दिलीप तिरके साहब ने अपना उड़ीसा का बात बताया, मैंने पहले भी जिक्र कर दिया। उड़ीसा का साथ में पहले भी नाइंसाफ़ी हुआ है, ये मैं मानता हूँ। मैंने पहले सदन में भी कहा है कि उड़ीसा का खास करके फैलिन वाला जो समय में बहुत अच्छा काम किया था, उस समय जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। बाद में उसको संज्ञान में लिया है। मैटर जो है हमारा मंत्रालय का कंसिडरेशन में है। हमारा दादा जो है भट्टाचार्य दादा, वो तो होम मिनिस्ट्री स्टैंडिंग कमेटी का खुद चेयरमैन है। आप तो आपके पास इतना अथॉरिटी है कि आप यहाँ समय हमको नहीं पूछ के भी आप अधिकारियों को, आप जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में आप खुद ही पूछ सकते थे। मैं आपको बिल्कुल You are technically sound. You are theoretically really sound. I have no doubt about it. But what I have seen on my own eye, that in the down level, practically it is not percolated. Kindly see this thing. It is not percolated. We take serious note of whatever recommendation is sent by the Parliamentary Standing Committee, and since you are the chairman, we take serious note of your observation and suggestion. Definitely, the Home Ministry will scrutinize the report of the Standing Committee, and it is the in the custody of the House that the committee's recommendation is placed before the House. We will look into the matter. And my colleague from Assam had asked about the lack of fund being released by the central government. I want to just apprise my friend that last year, of course, Assam and the Northeast faces the brunt of the national fury every year. But the fact is, when Assam government requested to release extra fund from the NDRF, we realized that the money which we had placed in the SDRF was still there in the account. The money has been not utilized fully. So that is why we said, once you use the money, if you don't have any money in the account, definitely central government has provisions and duty bound to help the state. But first of all, every state must be able to use the money which has been released to them for the purpose of the floods or disaster. So my request to my colleague and all the honorable members is that each state government must be judiciously able to use all the amounts which has been already allocated under the same head SDRF, and for that central will also give support in terms of manpower or financial support wherever it is necessary. And finally, our senior sir शरद यादव जी ने जो एक व्यापक आपका सुझाव रहा है, मैं उसको आपको तो मैं बहुत कदर करता हूँ। आपने हमेशा अच्छा बात ही आप कहते हैं, और हमारा वरिष्ठ राजनाथ सिंह जी भी कहा है कि आपको बहुत कदर करते हैं। तो आपने जो सुझाव दिया है, हम लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे और उसको चुरुस्त दुरुस्त करने के लिए कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो एक आंकड़ा उसने मध्य प्रदेश और सेंट्रल के बीच का उन्होंने कहा है, मैं बताता हूं कि जो हमारे पास 14 तारीख तक का जो हमारे पास आंकड़े आए हैं जून के, उसके मुताबिक जो मैंने जैसे कहा 38,285 डैमेज हाउस में, बाकी का नहीं बोल रहा हूँ, डैमेज हाउस डैमेज जितना हुआ है उसमें आउट ऑफ 38,284 में 21,770 वाज रिसीव फ्रॉम मध्य प्रदेश अलोन एज पर दैट डेट। मुझे मालूम नहीं कि आपके पास जो आंकड़े हैं आपने कौन सा तारीख को मंगाया? 18 जुलाई। हाँ, तो वो बात 18 जुलाई मैं उसको जोड़ूंगा। दिस इज द लास्ट, ये आखिरी है जो मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे आज सुबह दिया है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि वहाँ 32,000 तो वहीं मध्य प्रदेश में है, तो आपके 38,000 आंकड़ा सही नहीं है जी। नहीं, वो जो मध्य प्रदेश से जो एडिशनल इनपुट, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को यहाँ पे चर्चा का बारे में शायद मालूम नहीं था, तो हम लोग ने वो आंकड़े पेश नहीं कर पाया। मैं ये चीज़ मानता हूँ, मैं उसको कंपाइल करके और अपडेटेड वर्जन को मैं हाउस के सामने में ज़रूर उसको रख दूंगा। वहाँ के मुख्यमंत्री से मित्रता भी उसके बाद हमारे प्रदीप जी और हमारे मेघराज जैन जी, पूछना चाहता हूँ, क्या मध्य प्रदेश सरकार के कंट्रोल रूम से कोई वार्निंग इशू की गई थी क्या?
हमारे होम मिनिस्ट्री में 24/7 हमारा कंट्रोल रूम ऑपरेशनल रहता है और इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य में भी वहाँ के संबंधित मंत्रालय के पास कंट्रोल रूम जरूर होना चाहिए और हमारे बीच में जो अपडेट होता है वो ऑनलाइन होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, रियल टाइम होना चाहिए ताकि हमको उसका तुरंत इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे भारत के हर राज्य के पास बराबर ताकत नहीं और सबका सिस्टम भी बराबर नहीं चल रहा है। लेकिन प्राकृतिक आपदा का मामले में सबका सतर्क रहना चाहिए, कैपेसिटी सबके पास होना चाहिए। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने ना कंट्रोल रूम खोला, ना उन्होंने एक वार्न किया, जिसकी वजह से इतनी जाने गई हैं। 37 लोग मरे हैं और 9 मिसिंग हैं और हजारों घर तबाह हुए हैं। इसको मान लीजिए। नहीं, ये आपका सुझाव, जैसे मैं शरद यादव जी को कहता हूँ। All right. Okay, all right. Okay. Okay. आप That's तो all. बहुत बड़ी से आपको मैं टोका टोकी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप भी तो 10 साल मुख्यमंत्री थे वहाँ पे। तो ठीक है, अगर Okay. मैं सुझाव मान लिया, मैं All right. सुझाव मानता हूँ। All right. ये बहस का मुद्दा नहीं है सर, मैं सजेशन को मानता हूँ। होना चाहिए किसी राज्य के पास मैं मानता हूँ किसी राज्य के पास नहीं है तो होना चाहिए। हम जरूर इस सजेशन को हम लेकर के हम स्टेट को भी हम जरूर एडवाइस देंगे। Yeah, that's okay. सर That's no. Why are you doing this? इट्स ओके, No. Let him complete. No, that is over. He has accepted that. हो गया Let him finish. Are you yielding? सर with this No, you see, let him finish. Why do you do this? No, you did not speak. You can ask a question if you want at the end. Not like this. He spoke. He was one who was speaking and who is asking clarification. You did not speak, and you interrupt in between. It's not correct. After he finishes, you stand up. Pardon? The rules then. अरे क्यों He is विवाद बना रहे हैं? speaking. Do I have a right to ask a query? You have a right. You have a right after he finishes. In between, no, you cannot interrupt. You cannot interrupt. See, all those who participated in the discussion, if they ask clarification, I can understand. For you, you can ask after he finishes if you want. Some idea comes to your mind and then jumping up. That is not good. Can I? No. Then I don't agree. Since Deputy Chairman, you are saying this. See, now you're- let me make one thing clear. Is this the first time when a minister is speaking and a member? He is has not got up? yielding. He told her. Why He is only- not Why are you yielding. only shouting at me? He is Why not can't you ask the yielding. minister He is to not yield? yielding. He has a right to not to You yield. didn't even ask him to yield. No, he has a right to not to yield. No, you didn't even ask him. No. You please. At least you He should has a ask right. him. No, see, Samaji, Anand Samaji, he has a right not to yield. He said. He yielded that's to Digvijay Singh. He did Yes. not yield to you. So I said, don't do it. That's all. No, if at all You are- you no, are let me ask denying me you. the You right could have waited and after Even he to ask the finishes. minister to yield. No. Eh? You are denying me the right. I could have requested him. What is wrong? No, you do. I am Why telling you this do. objection? I am asking you to do it after she finishes. Sit down, if you want. This is not the way. Huh? No, you may be senior, but I have to run the house. I have to run the house. If I ask, no, Mr. Anand Sharma, this is the way. No, please. No, Anand Sharma ji, listen. From the chair, I told you, you can ask the question after he finishes. It is for you to listen to the chair and sit there. You cannot question. You cannot say you have to ask now. It is for the chair to ensure that the house runs smoothly. Chair has to regulate. I only told you, you ask the question after he finishes. What is the harm in that? Yes, Minister, sorry. Some people they think that they are more. Yes, Mr. Minister, Sir, with this- you are giving a lengthy answer, No, sir, but no harm. because so many questions but- were asked. Yeah. Sir. But good that you are replying to every member. Right, Okay. Yeah. And I once again thank all the honorable members, those who have participated in the debate. And we take suggestions positively. And I hope with this,
the honorable members will be satisfied with the position of the government. Okay. Why? What is They wrong? see, listen, this calling attention has to be finished in 1 hour. Now it is 1 hour, 40 question, minutes. sir, one question. One question which the Odisha government as the chief minister is very concerned. The question is that without the knowledge of the Odisha government and the chief minister, they have allowed the Chhattisgarh government to build barrages on the Mahanadi. It should be stopped, sir. It should be stopped, and Okay. both the chief ministers should be requested to come down, All and the right. honorable home minister Yes, and the yes. leader of the house is here, Yeah, yeah. and then only they should be allowed. No, no, एक तरफ से हम you लोग all डूब रहे be हैं all. पुलावरम No, में, एक तरफ से हम लोग साहब Okay, सुखा that's रहे हैं all हम right. लोगों को इस Okay, sit down. कांड में. Yeah. Yeah, what is it? पहले मेरा अरे एक मिनट, मेरा माइक आ गया ना, खत्म कर लो फिर आप आज बोल दीजिएगा। मंत्री जी ने एक चीज कही जवाब में कि ये हर बार नेपाल से बहुत पानी आता है और उसकी वजह से बिहार और यूपी में वार्निंग सिग्नल दिए जाते हैं। ये समस्या लगातार कई सालों से है, दसियों साल से चली आ रही कि नेपाल से ज़बरदस्त बाढ़ आती, पानी आता है और उसकी वजह से बिहार पिछली बार तो बहुत बुरी हालत थी 2 साल पर कोसी रिवर का। तो जब ये समस्या पता है कि परपेचुअल प्रॉब्लम है और नेपाल से पानी आता है तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्यों नहीं सोचा जाता? पानी तो वरदान है, हम दूसरा एक मिनट नीरज हम दूसरा भाखड़ा दंगल क्यों नहीं तैयार कर सकते? वहाँ इतना बढ़िया पानी अगर मिल रहा, बजाय इसके कोई तबाही मचाए, हम दूसरा भाखड़ा दंगल बनाए और वो इस तरह से समस्या का लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। सेकंड भाखड़ा दंगल यू शुड थिंक ऑफ। All right. Do you want to reply? If you want, you can reply. पांचेतेश्वर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो चल रहा है, वो आपने जो सवाल पूछा वही उसके लिए वो बनाया हुआ है, पांचेतेश्वर अथॉरिटी बनाया हुआ है, उसके माध्यम से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। Now, motion for appointment of members to the Select Committee of the Rajya Sabha. Okay, oh, you are asking. All right. No, this is not fair. No, you didn't stand up. You could have sit When I stand up, you should sit down. Are you, yes, Yeah, strange. you can ask. So I want to ask this question to the minister, whether your central control room, 1 you hour. said 24/7, whether you have a regular contact 24/7 with the control room set up by all the state governments in the state capitals to issue warnings and take preventive measures. Since you have said that 24/7, and whether there is a similar mechanism that exists between the NDRF headquarters and all the state capitals, kindly inform the House. Okay, anybody else? Minister, yes. To Honorable. ask the Honorable Minister that he himself admitted that the funds allocated for disaster management are not enough. No, sir, 1 second. Unusual floods took place in Jammu and Kashmir in 2014. 2013, Uttarakhand saw the vast, massive devastation. The funds may not be enough. Has the Home Ministry made any recce or tabulation of how many people have been rehabilitated, and because of lack of funds, how many still need a shelter on their heads? मैं मंत्री जी को बताना चाहती हूँ, हिमाचल में डॉपलर लग रहा है, शिमला में लग रहा है, जो ये बताएंगे कि क्लाउड बस्ट कब होने वाला। क्या इसके बारे में वो मौसम विभाग से या मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन लेंगे? सेकंड बात जो है, आपने कहा कि सड़कों का, क्योंकि भाई ये स्टेट का, क्या इसमें आप जो पैसा अलॉट करते हैं इनको अलग से सड़कों के लिए इसमें देंगे? ये है मेरा fine. Sir, as I stated earlier, the Home Ministry has an emergency control room which functions 24/7. And Madhya Pradesh also, we got the information that they have an emergency control room, and we are constantly in touch with them. And since our NDRF team are placed in all the important locations of the country, that they have been sent there in advance, stationed there, so that in need of time, the state government can use them. That is why I said the primary responsibility lies with the state government, because we cannot
act on our own because we have to work with the state government and the initiative has to be from the state government. That is why there is no gap. And as regards to the issuing of warning system, all the heavy rainfall, cloud bursts and everything we have discussed in detail. But only with regards to cloud bursts, we are unable to detect. So it is difficult to forecast because it is at a very short 1 hour, 3 hours time. It forms and suddenly it happens in a very small locality. The effect is so devastating that there are huge losses. That is why we have been very careful in dealing with the situation. So I stated the X-band facility which we have installed. At least we are hopeful that we should be able to forecast to some extent the cause of and the effect or the prediction with regard to cloud bursts. But we are again hopeful that in the future, in the near future, the efforts of the scientists to forecast the cloud bursts will bring result because the efforts are there. Not only the Indian scientists, but the scientists across the globe is making a combined effort. Okay, thank you. Now,